गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका जो जेएस मिल थिंकर है उसमें जो सब टॉपिक दे रखा है वो यह है कि मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद का संशोधन। कि जेएस मिल ने बेंथम के जो उपयोगितावाद का मूल विचारक था उसमें क्या संशोधन किया। जैसा कि पहले ही हमने देखा था कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत अति भौतिकवादी विचार था, अति भौतिक मेटलिस्टिक आइडिया था और इसमें आदर्शात्मक तत्व नादारद थे। और इसे ही संशोधित करने के क्रम में मिल ने ग्रीक विद्वान सुकरात और प्लेटो के विचारों का सहारा लेकर इसमें आदर्शवाद और भौतिकवाद का समन्वय स्थापित किया। तो समन्वय स्थापित किया तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इसने भौतिकवाद के साथ आदर्शवाद को मिलाकर उपयोगितावाद के मूल विचार को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। परंतु ये चेंजेस ज़रूरी था उस समय, क्योंकि उपयोगितावादी एक मानववादियों द्वारा बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाने लगा और समाजवादियों द्वारा भी इसको आलोचना का शिकार होना पड़ा। इसलिए मिल के द्वारा उस सिद्धांत को बचाए रखने के लिए इसमें संशोधन उस समय अति आवश्यक हो गया था। तो मिल ने उसमें क्या क्या संशोधन किया वो हम इस प्रकार देखते हैं कि मिल ने इसमें संशोधन किस प्रकार किया। संशोधन करने से पहले दो तीन चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि मिल ने उपयोगितावाद के मूल आधार को स्वीकार किया था। मूल आधार को स्वीकार करके उसने बेंथम की तरह कहा कि व्यक्ति का जीवन का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना है। ये उपयोगितावाद का मूल विचार है कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? अधिकाधिक सुख प्राप्त करना। मिल कहता है कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और उच्चतर सुख की प्राप्ति है। यहाँ पर थोड़ा चेंज आता है, उच्चतर सुख, सुपीरियर हैप्पीनेस। वो कहता है कि शारीरिक, भौतिक और बाह्य सुख निम्नतर होते हैं, जबकि मानसिक, आंतरिक सुख उच्चतर होते हैं। तो उसने सुखों में गुणात्मक विभाजन कर दिया था यहाँ पर सॉरी। तो गुणात्मक जो विभाजन किया, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उपयोगितावाद का मूल आधार नष्ट हो गया। और मिल ने कहा कि उच्चतर सुख का तो अभिप्राय यहाँ तक है कि आत्म साक्षात्कार, व्यक्तित्व का विकास और अपनी इच्छा से स्वतंत्रता का प्रयोग करना, ये उच्चतर सुख है। तो यहाँ पर मिल ने बेंथम की ये मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि यदि सुखों की मात्रा बराबर है तो कविता पढ़ना और पुष्पिन खेलना समान रूप से उपयोगी करती है। ये नहीं, यहाँ बोला कि नहीं, दोनों में गुणात्मक भेद है। साहित्यिक अभिरुचि एक उच्चतर सुख है जो मानसिक सुख है, और पुष्पिन खेलना एक भौतिक सुख है जो निम्नतर सुख है। तो मिल ने सुखों की मात्रा की बजाय गुणों को महत्व दिया। और एक मिल का प्रसिद्ध कथन है इसी संदर्भ में कि उसने गुण को मात्रा से अधिक महत्व दिया। यह है कि एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मूर्ख का सुख निम्नतम और भौतिक है, जबकि सुकरात का सुख मानसिक और उच्चतक है। तो ये उसना मूल मान्यता थी जिसके पक्ष में उसने संशोधन किया था। अब किस किस बिंदु के अंतर्गत संशोधन किया ये देख लेते हैं। पहला जो संशोधन हुआ था वो ये कहा था कि सुखों में मात्रात्मक नहीं गुणात्मक अंतर भी है। बेंथम क्या कहता है? प्लेजर इज प्योरली क्वांटिटेटिव टर्म, देयर इज नो इश्यू ऑफ क्वालिटी। अर्थात सुख शुद्ध रूप से एक मात्रात्मक शब्द सिद्धांत है, जहाँ क्वालिटी का कोई इश्यू ही नहीं है। पर मिल कहता है कि नहीं,
उसने दोनों का भेद को स्वीकार किया था। उसने बोला कि कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी इसलिए अच्छे होते हैं या प्राप्त करने योग्य होते हैं क्योंकि वे उत्कृष्ट प्रकृति के, और शारीरिक सुख की तुलना में मानसिक सुख अधिक श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी और सुरक्षित होते हैं। मानसिक सुख और सुख अपने महत्व के आधार पर उच्चतर और निम्नतर होते हैं। इसका उसने बोला कि सुसंस्कृत और विद्वान व्यक्तियों को जिन बातों से सुख मिलता है वह सुख मूर्ख व्यक्तियों के शारीरिक आनंद से निश्चय ही अधिक श्रेष्ठ होता है। और सुखों के गुणात्मक अंतर को हम उपेक्षा नहीं कर सकते, और सुखों का मूल्यांकन ओनली मात्रा के आधार पर करना अनुचित होगा। तो इसलिए दोनों में भेद होता है। सेकंड जो बात उसने बोली कि सुखों की गणना पद्धति में भी परिवर्तन, उसने जो संशोधन किया सुखों की गणना पद्धति। जो बेंथम की गणना पद्धति क्या थी, फैसिला कैलकुलेशन यंत्र के द्वारा उसने की थी। लास्ट लेक्चर में आप देखना। तो गुणात्मक भेद मान लिया सुखों में, तो यहाँ पर बेंथम का सुखवादी मापदंड अप्रासंगिक हो जाता है और सुखों को नापने और उनका मूल्यांकन करने का बेंथम का प्रयत्नों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। बेंथम क्या करता है, सुख की मात्रा को सुखवादी गणना पद्धति से मापना चाहता है, जबकि मिल क्या कहता है कि विद्वानों के प्रमाण ही सुखों की जांच अथवा निर्णय के सही आधार है। विद्वानों के प्रमाण ही सुखों की जांच और निर्णय के सही आधार है। और कहता है कि दो सुख प्रदान करने वाली विभूतियों की प्रगाढ़ता का निर्णय, दो सुख प्रदान करने वाली विभूतियों की प्रगाढ़ता का निर्णय उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है जिन्होंने दोनों को अनुभूति का ज्ञान हो। आप यंत्र के द्वारा ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। जिन्होंने उसको फील किया है, जिया है, उसको अनुभूति की है, उसके द्वारा ही उसका आप उनका मूल्यांकन कर सकते हो। सॉरी, तीसरे में वेलकम लिखा हुआ, इसको आप बेंथम पढ़ना कि बेंथम के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, सुख या आनंद की प्राप्ति था, और मिल का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, शालीनता और सम्मानता प्राप्त करना है। मिल की धारणा क्या थी कि आनंद गुण और मात्रा दोनों में भिन्न होते हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य उपयोगिता नहीं बल्कि डिग्निटी होती है, गरिमा होती है एक व्यक्ति की। अपनी बुक ऑन लिबर्टी में वो लिखता है कि व्यक्तित्व का प्रभाव सामान्य विचारधारा द्वारा कठिनाई से पहचाना जाता है। स्वयं अनुभूति के सिद्धांत को स्वीकार करता है वह। और मिल क्या कहता है कि केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि मनुष्य क्या करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि उसके वह खास काम करने का तरीका क्या है। बेंथम ने तो बोला कि किसी भी तरीके से आप सुख प्राप्त करते हो तो सही है, आपको अल्टीमेट क्या है, सुख की प्राप्ति। जबकि मिल कहता है कि नहीं, सुख तो है ही आपका, पर उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। मनुष्य की गरिमा को कहीं आपने दांव पर लगाकर तो वो सुख अर्जित नहीं किया है। अगर मनुष्य की गरिमा को आप दांव पर लगा रहे हो, शालीनता को, तो वो सुख कोई काम का नहीं है। तो ये दोनों का उद्देश्य और प्राप्ति का तरीका अलग अलग है। बेंथम के सिद्धांत का उद्देश्य आत्म अनुभूति नहीं है, ओनली आनंद प्राप्ति है, और मिल इसके विपरीत है। वो कहता है कि जो आनंद शालीनता और सम्मान की वृद्धि करे दूसरे आनंद से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति की शालीनता और सम्मान गरिमा को वृद्धि करे वह दूसरे आनंदों से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार श्रेष्ठता का मापदंड उपयोगिता का सिद्धांत नहीं है, शालीनता और सम्मान भी उसमें इंक्लूड है। इसी को आगे वो कहता है कि राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं बल्कि व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। तो यहां पर मिल उपयोगितावाद की रक्षा कर इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देता है कि राज्य का उद्देश्य
उपयोगिता बढ़ाना नहीं बल्कि व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। तो ये उसका तीसरा संशोधन था। चौथा संशोधन की वो बात कहता है वो यह है कि मिल की जो नैतिकता है बेंथम से अधिक संतोषजनक है। किस प्रकार है वो? मिल सम्मान की बात करता है, शालीनता की बात करता है, जो उपयोगितावादी विचार में नैतिक बाधा की अनुपयोगिता विवेचन की प्रेरणा भी देता है। बेंथम ने नैतिक बाधा का कारण केवल मनुष्य की स्वार्थपरता को ही माना था, जबकि मिल इससे अलग है। वो क्या कहता है कि भय, स्वार्थ नैतिकता में उसी प्रकार बाधा पहुंचाता है जिस प्रकार प्रेम, सहानुभूति और धार्मिक भावनाएं। इसमें मिल कुछ अधिक यथार्थवादी प्रतीक होता है। मिल के अनुसार नैतिक बाधा की भावना उपयोगितावादी सिद्धांत द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। नैतिक बाधा अर्थात जो उपयोगिता को करने से रोकती है। तो इस प्रकार उसकी नैतिकताएं बेंथम से अधिक संतोषजनक हमें दिखती है। नेक्स्ट जो मिल ने बोला कि स्वतंत्रता उपयोगिता से अधिक उच्च और मौलिक होती है। एक और परिवर्तन जो ये है कि मनुष्य की आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का विचार उसे स्वतंत्रता के विश्लेषण की ओर अग्रेसित करता है। व्यक्तित्व को विकास कब होगा? जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चिंतन करेगा, स्वतंत्र रूप से चिंतन करेगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। और बेंथम ने पहले ही बताया था कि उपयोगिता से अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। उपयोगिता ओनली शारीरिक सुख देती है जो क्षणिक होता है, और व्यक्तित्व का विकास होकर नैतिक विकास स्थायी और शाश्वत मूल्य होता है। जबकि उपयोगितावाद में स्वतंत्रता उपयोगिता से निम्न थी, परंतु मिल ने इसको उच्च और मौलिक बना दिया। इससे अंतिम जो संशोधन था वो ये था कि मिल ने अंत्यकरण के तत्व पर अधिक बल दिया था। बेंथम ने क्या किया? उपयोगिता के भौतिक पक्ष पर बल देते हुए बाह्य बातों पर ज्यादा ध्यान दिया था, और मिल ने आंतरिक पक्ष को अधिक महत्व दिया था। इस प्रकार उसने बेंथम के व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में एकता और उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। बेंथम ने क्या बोला? सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाले 4 बाह्य दबाव, शारीरिक, सार्वजनिक, धार्मिक और नैतिक की चर्चा की थी। और उसने ये सब अति विशेष सुख और दुख, व्यक्तिगत और सार्वजनिक हितों में एकरूपता स्थापित करने की समस्या के निराकरण के लिए किया था। परंतु मिल ने इस निराकरण को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि इस प्रकार कृत्रिम साधनों द्वारा स्थापित की गई एकरूपता स्थायी नहीं हो सकती, और ऐसा आधार ढूंढना चाहिए जो व्यक्ति को अपने स्वार्थों को बलि देकर भी सामान्य हित साधने को उन्मुख करने। तो ये अंत्यकरण के तत्व पर विशेष बल इस प्रकार था। तो ये बेंथम का उपयोगितावाद में मिल के द्वारा किया गया संशोधन था। अब उसका संशोधन किस प्रकार था, इसमें देखा जाता है कि जैसे कि सेबाइन ने लिखा था कि अगर उसका मूल्यांकन करें तो सेबाइन क्या कहता है कि मिल ने अपने सुखवाद में सुख के उच्च और निम्न स्तर का नैतिक सिद्धांत जोड़ दिया था। तो इसका अभिप्राय था कि मिल एक मानक को नापने के लिए एक मानक की मांग कर रहा था, और यह एक तरह का विरोधाभास था, और इसने उपयोगितावाद को पूर्ण रूप से अनिश्चित सिद्धांत बना दिया। सुखों के गुण को परखने का कोई भी मानक निर्धारित नहीं किया गया उसने, और यदि वे किया भी गया होता तो वह सुख नहीं होता। तो उपयोगितावाद में उसने जो संशोधन किया वह मूल
उपयोगितावाद को एक तरीके से नष्ट करने वाला विचार था। अंतिम रूप से अगर हम इसको कुछ लिखना चाहें तो ये है कि बेंथम का उपयोगितावाद परंपरागत नैतिक मान्यताओं के मूल्यांकन की कसौटी है। परंपरागत नैतिक मान्यताओं की मूल्यांकन की कसौटी है, जबकि मिल का उपयोगितावाद एक ऐसा सिद्धांत है जिससे उनके बौद्धिक स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। तो इसीलिए मैक्सी ने लिखा है कि मिल की उपयोगिता की समीक्षा में बेंथम की मान्यताओं का बहुत कम अंश रह गया है। मिल ने अपनी विशाल हृदयता से उपयोगिता को नैतिक जीवन में अधिक अनुकूल बनाया और कुछ काल के लिए एक प्रसिद्ध विचार बन गया, परंतु अंत में इसके कारण उत्पन्न हुई असंगतियों ने उसकी ख्याति को बहुत ठेस पहुंचाई। और उपयोगिता की रक्षा में तर्क शास्त्र का उपयोग इसको अधिक प्रबल नहीं बना सका उपयोगितावादी विचार को। तो ये बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किया गया संशोधन था। नेक्स्ट क्लास में जो आपका है कि मिल जेस मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार, वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं क्लास।